अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नकीब। आज है आई थिंक 21 मार्च। आई थिंक मैं 100% नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि आज 21 मार्च है, संडे का दिन है। और मैं इस वक्त टोरंटो में हूँ। मैं अभी, अगर आप मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ देख रहे थे, मैं गया हुआ था क्वेबेक सिटी और मैं कल रात को वापस आया हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी जो है वो, मैं आजकल क्या कर रहा हूँ कि कुछ जो सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं ना, मैं उनको देखता हूँ और वो मेरी वीडियो का अगला टॉपिक बन जाता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो व्यूअर्स के साथ एक कनेक्शन रहता है कि जो आप लोग चाह रहे हैं मैं आपको वो दे रहा हूँ। दूसरा ये कि मैंने नोटिस किया था कि मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग्स पे फोकस करने लग गया था, और जो चैनल का ओरिजिनली प्राइमरी मकसद था मेरे जहन में, जो कि था कि इमिग्रेशन की लोगों को हेल्प हो जाए और वो सारा कुछ, तो वो चीज़ थोड़ी सी बैक बर्नर पर जा रही थी, जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। बात करते करते मैं आपको 1 मिनट वेदर बता देता हूँ, क्योंकि वेदर अच्छा है टोरंटो का। और मॉन्ट्रियल और क्वेबेक तो बहुत ही अजीब था। यानी जिस दिन मैं यहाँ से गया 4 डिग्री था टोरंटो में, और क्वेबेक सिटी के अंदर -13 था फॉर सम रीज़न। तो अभी जो है मॉन्ट्रियल ही मुझे कह रहे 13 डिग्री है। खैर, हम मॉन्ट्रियल को छोड़ते हैं। टोरंटो आज जनाब 12 डिग्री है, वीकेंड है, 12 डिग्री है, बहुत अच्छा टेम्परेचर है। मैं अब फील कर रहा हूँ मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर ड्रेस होके आ गया हूँ। लोग जो हैं वो सिंपल हुडीज़ में और पजामाज में घूम रहे हैं, स्वेट पैंट्स में, तो वो भी चल रहा है, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही किया हुआ है। खैर, बेटर टू बी अंडर ओवर ड्रेस दैन अंडर ड्रेस आई गेस। खैर, ये तो बड़ी लंबी बातें हो गई, तो वापस आते हैं हम टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है, मैंने इमिग्रेशन सीरीज़ में एक जगह पे बात छोड़ी थी कि आपको ITA आ गया, इनविटेशन टू अप्लाई, आपने सारा प्रोसेस किया, आपको PNP मिला नहीं मिला, जो भी हुआ, ड्रॉ तक बात आ गई, और ड्रॉ में आपके नंबर इतने थे कि आपको वन वे और अनदर ITA मिल गया। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई है जो मैं यहाँ पे डाल दूँगा, या यहाँ पे वो स्क्रीन पे डिपेंड करता है कि किस तरह वो घूमती मेरे जहन में नहीं। खैर, तो वो जो है आप वो देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने पूरा बहुत डिटेल में जाके एक्सप्लेन किया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, मैंने पर्सनली क्या जमा करवाया था। मैंने अपने डॉक्यूमेंट को, जिस तरह लास्ट वीडियो में जो आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, उस पर मैंने अपना रेज़्यूमे एडिट करके आपसे शेयर किया था। मैंने उस वीडियो में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एडिट करके आपसे शेयर किए हैं, ताकि रियल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँच जाए। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद अब मैं कहूँगा कि हम इस वीडियो पे आते हैं कि आपने ITA के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए। और 1 मिनट मैं थोड़ा सा क्रॉस कर लूँ, लोगों की प्राइवेसी भी ख़राब होती है। एक शख्स चमचा कैमरे में बोले जा रहा है, लेकिन खैर, तो ये आप गुलहरी चेक करें। अच्छा, खैर, मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत होता हूँ। आज पार्क में काफ़ी रश है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ, तो अच्छा मौसम है, तो इस वजह से पार्क के अंदर आपको नज़र आ ही रहा होगा, धूप निकली हुई है। अ लॉट ऑफ पीपल आर इन द पार्क, जो कि अच्छा लग रहा है देखने में। फैमिलीज़, बच्चे, बड़े बूढ़े, तरह के लोग। एनीवेज, तो जनाब हम बात कर रहे थे कि आपने वहाँ तक कर लिया अपना प्रोसेस। उसके फ़ौरन बाद अब आपने ITA वाले सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। विद इन दैट 60 डे लिमिट जो थी, आपको टाइम लिमिट मिली, उसमें आपने वो सारे सबमिट करवा दिए। फिर उसके बाद एक वेटिंग गेम शुरू हो जाती है। अब वो वेटिंग गेम क्या होती है कि वो आपको IRCC की, जो आपकी CIC की प्रोफाइल है, www.cic.gc.ca पे जो आपने प्रोफाइल बनाई है, वो कुछ लोगों को लगता है वो रियल टाइम अपडेट हो रही है। ऐसा नहीं है। जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो वहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट बार ग्राफ बना होता है, जिसके ऊपर डेज़ चल रहे होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर सिंपली आ जाएगा कि आपकी प्रोफाइल के इतने दिन हो गए हैं। वो ये नहीं होता कि इतने दिन रह गए हैं। वो एक आइडियल सिचुएशन में जैसे कि 6 मंथ्स हम नॉर्मली रफली लेते हैं हमारे डेटा के मुताबिक, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। और हुआ है, मेरे साथ भी हुआ। मैं आपको अपनी स्टोरी अभी थोड़ी एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपने उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी।
आपने देखना है वो आपको बार ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाएगा 1 दिन 2 दिन। तो शुरू में मुझे भी ये लगता था कि जब ये जितने भी दिन लिखे हैं 6 महीने के 180 डेज़, तो जैसे ही 180th डे होगा कोई डिसीजन आ जाएगा। लेकिन वो जस्ट एक एनिमेशन समझ लें, एक कैलकुलेटर है जो उन्होंने बनाया हुआ है, और वो उस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से आप अपनी प्रोफाइल जो है वो बनाते हैं। तो वो शुरू हो जाएगा। दैट डज़ नॉट मीन कि वो जब ख़त्म होगा तो आपके हाथ में वीज़ा होगा, ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। अगली चीज़ पे आ जाते हैं। वो शुरू हो जाएगा। अब उसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है, जहाँ तक मुझे याद है, वो आपको बायोमेट्रिक्स की तकरीबन 1 माह हो जाएगा जब आपकी प्रोफाइल को सबमिट हुआ है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपडेट हो रही होंगी, वो आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो मैं उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें लिखा होगा हम आपका बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, हम आपके मेडिकल को देख रहे हैं, हम आपका ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। और जैसे जैसे वो हो जाएगा, वो रियल टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन वो विद सम डिले अपडेट होता रहेगा। दैट बीइंग सेड, जब आप टाइम गुजरते जाएगा आपको बायोमेट्रिक्स की रिक्वेस्ट आ जाएगी। आप बायोमेट्रिक सबमिट करवाएंगे अपने वहाँ जाके, जो भी इसका वीज़ा सेंटर जहाँ पे आप अपनी सारी एप्लीकेशन की कॉरस्पॉन्डेंस वहीं से कर रहे होते हैं। मेरे केस में लाहौर में, मैंने पहले भी बताया था, गैरीज़ या जैरीज़, स्टिल नॉट क्वाइट श्योर उसको किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, बट जैरीज़ या गैरीज़ जो है, जो कि गंगाराम हॉस्पिटल के पास है, वहाँ पे ये सारी कॉरस्पॉन्डेंस होती थी। और मैं VFS के ऑफिस जाता था। VFS ग्लोबल बेसिकली इनका पार्टनर है। मैं वहाँ जाता था, वहीं बायोमेट्रिक। अब बायोमेट्रिक के केस में आपने कोई फ़ी नहीं देनी होती, आपका सारा कुछ हुआ होता है। जस्ट वो आपको एक लेटर ईमेल करेंगे, आपकी प्रोफाइल में आएगा, वो उसका प्रिंट आउट लें, उनके पास जाएं, उनको दिखाएं। अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता था उस वक्त, अभी भी ऐसे ही होगा। और जाके आप बायोमेट्रिक करवाएं, यू डोंट हैव टू पे एनीबडी एनीथिंग, और वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। और फिर आपका जिस दिन आप देंगे उसके बाद होपफुली विद इन अ डे और 2 वो अपडेट भी हो जाएगा कि आपके बायोमेट्रिक्स हमारे पास आ गए। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास अगर उनको कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए हुआ तो वो आ जाएगी अपडेट, कि अगर हमें कुछ और चाहिए हुआ हम आपको बता देंगे। अभी आपके एंड पे करने वाला कुछ नहीं, अब आप जस्ट वेट करें, ठीक है। और दूसरा, वो आपको ये भी इनकरेज करते हैं कि अगर आप, एक चीज़ होती है वहाँ पे केस स्पेसिफिक इंक्वायरी, CSE, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे केस में बाद में जाकर मुझे काम आई थी। मैं अपनी स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता आपको डिटेल में बताऊंगा। थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आई थी जो फिर ओवरकम करनी पड़ी थी। एनीवेज, तो CSE जो होता है वो कहते हैं कि अगर आपने कोई अपने केस से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन पूछनी है, तो अगर तो अभी आप 180 डेज़ की लिमिट में हैं और आप हमें पूछे जाएंगे कि जी मेरी इमिग्रेशन कब आएगी, क्या होगा, तो वो आप चूँकि केस लॉग कर रहे होते हैं और वो एक सिस्टम से थ्रू हो रहा होता है, तो दे वुड रादर कि वहाँ पे एक्चुअल क्वेरीज हों जिनको वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हैंडल कर सके। क्योंकि आप इमेजिन करें, हज़ारों लाखों बंदा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, उनके एम्प्लॉयज़ जितने मर्जी हो जाएं, वो हज़ारों की तादाद में आने वाली डेली क्वेरीज़ के जवाब नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है। तो उनकी अपनी भी आसानी के लिए वो चाहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो चोक ना हो। तो आप अनलेस आपकी डेट गुजर चुकी है, 6 महीने हो गए आपको, अभी तक हमने कुछ नहीं बताया, अगर इस तरह की सिचुएशन है फिर आप ईमेल करें और हम जवाब देंगे, अदरवाइज़ दे डोंट इवन आंसर, ठीक है। तो वो आपने अपना ध्यान रखना। अच्छा, तो जनाब मैंने प्रोफाइल अपनी बनाई थी जुलाई 16, 2019 को, और उस हिसाब से जनवरी 16, 2020 को मेरे 6 महीने पूरे हो जाते थे। अब दिन करीब आ रहे थे और मुझे उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, और 16 जनवरी भी आ गया, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद 1 हफ़्ता गुजर गया। मैंने सोचा अब एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टाइम गुजर गया है उस टाइम फ्रेम से भी जो इन्होंने मेरे साथ एग्री किया था कि भाई तब तक आपको अगर जवाब ना आए फिर आप पूछें। तो मैंने कहा 1 हफ़्ता मैंने उनको और ऊपर दे दिया। फिर मैंने एक स्पेसिफ़िक इंक्वायरी लॉन्च की कि जनाब मुझे बताएं कि मेरा एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। उन्होंने कहा कि आपकी एप्लीकेशन अंडर रिव्यू। वो जवाब इतने समटाइम गोल मोल देते हैं, आपको गुस्सा आता है कि यार 1.5 साल से मैं ख्वार हो रहा हूँ इसके पीछे और अभी भी ये लोग मुझे क्लियर कुछ नहीं कह रहे। वो बड़ी ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स देंगे कि वी इंडीड एक्नॉलेज दैट योर एप्लीकेशन इज़ इन रिव्यू या इन प्रोसेस। पर ये तो मुझे भी पता है, मैंने जमा करवाई है तो वो कहीं ना कहीं तो प्रोसेस में है, बट मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि कहाँ है, वो आपको ये नहीं बताते। फिर मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ी रिसर्च कर रहा था, तो आपको एक चीज़ शायद आप में से कुछ लोगों को नज़र आए, उसको बोलते हैं GCMS नोट्स। अब GCMS नोट्स किसका एब्रीवेशन है वो मैं ज़रा देख के बता देता हूँ, इस वक्त मेरे जहन में नहीं है।
ग्लोबल समथिंग है, GCMS नोट्स। हाँ जी, तो GCMS नोट्स है, ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम नोट्स, GCMS। अब GCMS होता क्या है? तो जनाब GCMS ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो आइन है उसके मुताबिक जो भी डेटाबेस गवर्नमेंट के पास है वो पब्लिकली एक्सेसिबल है। यानी गवर्नमेंट कोई भी ऐसी हिडन सीक्रेट डेटाबेस अपने शहरियों की, किसी भी शख्स की जो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर रहा है या किसी की भी नहीं रख सकती, वो यानी सीक्रेट नहीं रख सकती। अगर वो पब्लिक डोमेन में है, अगर पब्लिक चाहे तो वो उसको एक्सेस कर सकती है। ये चीज़ हमारे लिए थोड़ा समझना आई नो मुश्किल है, कॉन्सेप्ट के सरकारी खाते आज मुंह उठा के जाके कहेंगे जी मुझे फ़लाँ बंदे का डेटा चाहिए, और ऑब्वियसली उसके कुछ सर्टन स्टेप्स होते हैं, लेकिन ये हो सकता है। तो उसमें एक शर्त जो है वो ये होती है कि जो बंदा डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है वो आइदर कनेडियन परमानेंट रेजिडेंट हो या कनेडियन सिटीज़न हो। आउटसाइड ऑफ कनाडा, फॉर एग्जांपल आपका अपना ही डेटा है जो आपने प्रोफाइल सबमिट करवाई है, आप GCMS नोट्स रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आता हूँ कि वो होते क्या, मुझे पता है मैंने नहीं बताया। पॉइंट इज़ कि वो डेटा वो सिर्फ वो एक्सेस कर सकता है जो कनाडा में हो, परमानेंट रेजिडेंट हो, सिटीज़न हो, ये उसकी शराइत है। तो चक्कर ये है कि GCMS नोट्स बेसिकली क्या होते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन के मुतालिक डिटेल, यानी कि आई बिलीव कोई 100 पेजेस के मेरे GCMS नोट्स थे, जिसको 90% आपको समझ भी नहीं आती कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो हर स्टेप ऑफ द वे को उन्होंने किसी कोड वर्ड्स के अंदर लिखा होता है कि द कैंडिडेट SJ1 इज़ XB2। अब इसका क्या मतलब है, मुझे क्या पता, मतलब हु नोज़ कि SB2। तो इंटरनेट पे फोरम्स बने हैं जहाँ पे लोग अंदाज़े लगा रहे हैं कि इसका ये मतलब होता है, इसका मतलब है कि एप्लीकेशन उनके लंदन वीज़ा ऑफिस में, इसका मतलब है कि टोरंटो में आ गई, इसका मतलब है कि ये हो गया। बट वो सारा स्केप्टिसिज्म होगा नहीं, आई डोंट नो क्या होगा, मतलब वो सारी क्या सराइयाँ। ठीक है, तो क्या सराइयाँ तो हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उस दौरान मेरे जो दोस्त है उसामा, जिनका चैनल बिलियन हॉबीज़ है, जो मैं यहाँ लिंक कर दूँगा, उनकी एप्लीकेशन आ गई थी और उन्होंने मेरे से बाद में जमा करवाई थी। तो मेरे केस में मुझे ये लगता है क्योंकि PNP थी, तो मुझे आइडिया था कि चलो ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा हो सकता है लंबा चौड़ा काम हो रहा हो कि एक प्रोविंस भी इन्वॉल्व है, फिर फेडरल भी इन्वॉल्व है, बट स्टिल तो मुझे हो गया कि यार ये तो जनवरी ख़त्म होने लगा है। तो मैंने वो नोट्स ऑर्डर किए। अब वो नोट्स ऑर्डर करने का, अब मैंने आपको एक कंडीशन बता दी कि यू हैव टू बी इन कनाडा, यू हैव टू बी अ परमानेंट रेजिडेंट और अ सिटीज़न। तो उस वक्त तो मैं कुछ भी नहीं था, मैं तो पाकिस्तान में बैठा था जिसने एप्लीकेशन दी थी, तो अब मैं एक्सेस किस तरह करूँ। उस केस में यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट थी जिसकी मैंने सपोर्ट की, मुझे टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल नाम नहीं याद। तो ये काफ़ी सारे इंडियन लोगों ने इस तरह के बिजनेसेस शुरू किए हैं, अच्छी बात है। उसमें वो करते ही हैं कि उनकी वेबसाइट यहाँ पे रजिस्टर्ड होती है, आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, फ़ी वेरी करती है 5 कनेडियन डॉलर से। अच्छा, अगर GCMS नोट्स किसी ने गवर्नमेंट से लेने हो, 5 कनेडियन डॉलर फ़ी है। ठीक है, यानी अगर मैं अभी किसी के भी, कोई भी बंदा मुझे कहता है कि मेरे GCMS नोट्स निकलवा दो, तो मुझे वो एक एप्लीकेशन फ़िल करनी पड़ेगी, उसका पावर ऑफ अटर्नी लेना पड़ेगा, जिसमें वो कहेगा कि हाँ इस बंदे को मैं ऑथराइज़ करता हूँ कि वो मेरे बिहाफ पे ये चीज़ ले सके। वो एक फॉर्म होता है और मैं अप्लाई करूँगा तो $5 फ़ी देनी पड़ेगी मुझे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को। तो वो वेबसाइट्स क्या करती हैं, वो उसके ऊपर अपना एक कमीशन ऐड कर देती हैं। तो मैंने जिस वेबसाइट से लिया था उन्होंने मुझे कहा कि 2 पैकेज हैं, एक में हम आपको बिल्कुल बेसिक डेटा देंगे, एक में पूरे नोट्स होंगे, और गवर्नमेंट से आपको एक ही चीज़ मिलती है, वो ख़ुद विद होल्ड कर लेते हैं आपको देते वक्त। तो वो ठीक है, एक पैकेज है $10 का और एक है फुल पैकेज जो $15 का है। मैंने $15 का आके खर्चते हैं, 15 कनेडियन डॉलर है। ठीक है, तो 15 कनेडियन डॉलर में मैंने अपने GCMS नोट्स मंगवा लिए। अच्छा, और उसके बाद वो आई बिलीव, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं, आई थिंक 5 से 10 दिन का टाइम होता है, 10 बिजनेस डेज़ का टाइम होता है जिसमें आपको वो नोट्स मिलते हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। ठीक है, मे बी आई एम रॉन्ग, आप दोबारा चेक कर लीजिएगा वेबसाइट। तो चक्कर ये हुआ कि आई गेस फरवरी आ चुका था और आई थिंक 22 फरवरी थी, अच्छा नहीं सॉरी
आई थिंक GCMS नोट्स महीना लेते हैं। अब मुझे याद आ रहा है कि वो शायद महीना लेते हैं, क्योंकि मैंने जनवरी में ये किया था और 22 जनवरी आ गई, 22 फरवरी आ गई और मुझे 24 फरवरी को तो मेरा वीज़े की रिक्वेस्ट आ गई थी वहाँ से। तो मेरा ख्याल है 22 को मेरे पास ये नोट्स आए थे। तो हुआ ये कि 22 तारीख को, बल्कि सॉरी मैं उल्टा बोल गया हूँ, 22 को मेरे पास वीज़ा की रिक्वेस्ट आ गई थी और 24 को मेरे पास GCMS नोट्स का रिज़ल्ट आया था। बट देन अगेन जब आप पैनिक कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं यार जो भी है ठीक है, 2000 रुपया लग रहा है, कोई मसला नहीं, दो पता तो चले कि क्या हुआ है। तो मेरा वो पहले आ गया। तो 22 को उन्होंने मुझे जो है ना, आपको मैसेज आता है, आप बस ईमेल में ये देखा करेंगे जो लोग खुद अप्लाई कर रहे हैं। एजेंट्स वाले लोगों को कुछ नहीं पता होता, उनका एजेंट उनको कॉल करके कहेगा कि जी मुबारक हो, मिठाई और 5000 रुपया जो है वो और मेरे बाकी के पैसे लेके आ जाएं। मैं बात कर रहा हूँ जो लोग खुद अप्लाई कर रहे हैं, जिनको खुद अपनी प्रोफाइल का एक्सेस मिला होता है। तो आपको ईमेल आएगी कि यू हैव अ न्यू मैसेज इन योर किक प्रोफाइल। आप जाके देखेंगे उसके ऊपर लिखा होगा वीज़ा रिक्वेस्ट, और इसका मतलब होता है कि जनाब आपका सारा प्रोसेस हो गया। अब आपने वो जो पेपर जो ईमेल में PDF आई होगी वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर के नाम से, वो और अपना पासपोर्ट और पिक्चर्स जिसकी डायमेंशनिंग उन्होंने सारी समझाई हुई है, और वो उनको पता भी होता है जो वहाँ वीज़ा ऑफिस में बैठे होते हैं, वो जाके आपने सबमिट करवानी है। और फिर उस सबमिशन के बाद 1 हफ़्ता मुझे लगा था, पूरा 1 हफ़्ता। तो तीसरे दिन, बल्कि हफ़्ता भी नहीं लगा, इस्लामाबाद जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, और 3 दिन के बाद मुझे उनकी मेल आ गई कि कॉल आ गई कि आपके डॉक्यूमेंट्स वीज़ा वाले वापस आ गए हैं, तो वो आप कलेक्ट कर लें। मैं गया और जाके तो मैंने वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने कलेक्ट कर लिए, और वो चीज़ जो थी वो बड़ी खुशी उस वक्त फ़ील होती है कि यार एक अचीवमेंट हो गई ज़िंदगी के अंदर। खैर वो जो लोग खुद करेंगे उनकी थोड़ी सी ज़्यादा, मैं समझता हूँ उनको ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि उन्होंने सारी एफ़र्ट खुद पुट इन की होती है। आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि यार मैंने जो भी रिसर्च की, जो भी कुछ किया, गलतियाँ की, कोई बोंगियाँ मारी, कोई 2 पैसे इधर ऊपर खर्च दिए, GCMS नोट्स में, वो सब कुछ जस्टिफाई हो जाता है जब आप अपने हाथ में वो देखते हैं कि, और एक खुशी होती है कि ये मैंने खुद किया है। मैं ये नहीं कह रहा आप कंसल्टेंट से ना कराएं। एक तो मैं कंसल्टेंट्स डिस्करेज क्यों करता हूँ, उसकी वजह ये है कि वो लोग आपसे 60-70% ऑफ द टाइम, मैंने भी पिछले दिनों कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे लोगों से पूछा था कि कितने आपको वो चार्ज करते हैं, और आंसर सुन के मैं हैरान हो गया कि एनीवेयर फ्रॉम फ़ी की बात कर रहा हूँ, 2 लाख से 3 लाख से फ़ी से लेके जो रीज़नेबल है शायद किसी दुनिया में, 6-7 लाख से लेके 40-40 लाख रुपया लोगों से मांगा हुआ है कि हम आपको भिजवा देंगे। और ये, और जिस तरह के वो वादे करते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं अच्छा जी हमें एक ऑफ़र आई है, एक फ़लाँ लाहौर में है या फ़लानी है, आप उनको जानते हैं? मैं कहता हूँ जी मुझे नहीं किसी कंसल्टेंट का पता। आगे से मुझे सुनाते हैं उनकी ऑफ़र कि वो कह रहे हैं कि हमें 40 लाख रुपया दें और हम 1 साल में आपका परमानेंट रेजिडेंट या वर्क वीज़ा लगवा देंगे, लेटर की भी टेंशन ना लें, IELTS की भी टेंशन ना लें। तो जब वो आपको इस तरह के वादे कर रहे हैं तो आप ख़ुद मतलब समझदार है ना, थोड़ा सा आप ख़ुद भी समझें। इंग्लिश में कहते हैं समथिंग इज़ टू गुड टू बी ट्रू इट प्रॉबेबली इज़। इसका मतलब यह है कि अगर कोई चीज़ इतनी अच्छी लग रही है कि हकीकत नहीं हो सकती, तो चांसेस यही हैं कि वो हकीकत नहीं हो सकती। शॉर्टकट्स नहीं होते ज़िंदगी में, सक्सेस के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं, लिटरली मेटाफोरिकली जिस तरह भी, और आपको एक वो ग्राइंड, एक उस चीज़ से गुजरना पड़ता है। शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, एटलीस्ट मुझे तो यही मैंने सीखा अपनी ज़िंदगी में कि शॉर्टकट नहीं है अगर आपने सक्सेसफुल होना है। शॉर्ट टर्म चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए शॉर्टकट्स नहीं आप ले सकते। एनीवेज भाषण नहीं देना चाह रहा। तो ये थी एक 20 मिनट की वीडियो जिसमें मैंने आपको वो सारा प्रोसेस बताया। इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगली जो मैं बनाने लगा हूँ इसके बाद ही फ़ौरन, लेकिन इसको काट या इसलिए ना ताकि लोग फिर ये ना कहें कि बहुत लंबी होगी, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने Airbnb बुक करना है, आने से पहले क्या क्या मैंने किया था, तो वो सारी बातें, क्योंकि वो भी लोग मुझसे बहुत पूछते हैं। तो आप देखते रहिएगा, लेकिन ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होने लगी है। अब आप अगली वीडियो देखें जो इसी का पार्ट 2 होगी।